हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्पल क्लासेस। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने ग्लोब्स और अक्षांश के बारे में जाना था। तो आज की क्लास में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे और उससे आगे कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है देशांतर और समय के बारे में, ग्रीनविच और प्रमुख यामोत्तर के बारे में, मानक समय और भारतीय मानक समय दोनों के बारे में पढ़ना है। यानी हम विश्व का जो मानक समय है उसके बारे में और जो हमारा भारतीय समय है उसके बारे में आज की क्लास में हमें मोस्टली पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी इससे फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आप वहाँ से जाकर इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए, पहला है देशांतर क्या है। देशांतर क्या है? जिस तरह से हमने पिछली कक्षा में अक्षांशों के बारे में पढ़ा था, आज की क्लास में हम देशांतरों के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हमने देखा, पृथ्वी पर इस तरह से जो अक्षांश बने हुए हैं, इन अक्षांशों के सहारे हम किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल सकते। हमें उसके साथ साथ कुछ और जानकारी की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टैंगो द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस एक ही अक्षांश पर हैं। जैसे मान लो ये अक्षांश रेखा है और इस अक्षांश रेखा पर कोई देश यहाँ पर है, कोई स्थान, और कोई स्थान यहाँ पर है। तो हम कैसे पता कर पाएंगे? और ये अक्षांश रेखा एक ही है। मान लो ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा है और इस पर ही देश ये वाला इस टैंगो द्वीप और मॉरिशस स्थित है। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये इस पृथ्वी पर कहाँ पर है। तो इसके लिए हमें कुछ और रेखाओं की ज़रूरत होती है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं से पूर्व और पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को हम देशांतरीय रेखा कहते हैं। मान लीजिए ये वाली जो हमने देखा था कि यहाँ पर टैंगो द्वीप है और यहाँ पर मॉरिशस है, और ये पूरे दोनों हैं क्या है, एक ही अक्षांश पर रेखा पर हैं जो 20 डिग्री है। तो हमें क्या करना होगा? अब हमें देखना होगा कि हमारी जो ये स्थान हैं ये हमारी संदर्भ रेखा से पूर्व में है या पश्चिम में है। हमारी ये संदर्भ रेखा हम ये मानेंगे और इससे देखेंगे ये इधर की तरफ हैं या इधर की तरफ हैं। तो इन्हीं संदर्भ रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर अंशों में मापा जाता है। और हम क्या कहते हैं, जिस तरह से अक्षांशों को हमने अंशों में मापा, उसी प्रकार से हम देशांतरों के बीच का स्थान को अंशों में मापते हैं। प्रत्येक अंशों को मिनट और मिनट को सेकंड में मापा जाता है। हम देखें तो ये क्या है, एक अर्धवृत्त है और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है और ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है, जहाँ पर देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे सारे के सारे देशांतरीय यामोत्तर यहाँ जाकर मिलते चले जाते हैं और इनकी जो लंबाई है वो शून्य हो जाती है। इसी तरह से आगे की तरफ देखेंगे हम। आगे है हमारा अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान नहीं होती, इसलिए इनमें से मुख्य देशांतर को व्यक्त कर पाना कठिन है। हमने देखा कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी लंबाई समान नहीं होती है, बड़ी और छोटी होती हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इनमें से मुख्य अक्षांश रेखा को ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है सभी देशांतरों की लंबाई जो है क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए हम इनमें से किसी को एक को मुख्य कह पाना कठिन है। जब सभी देशों ने यह तय किया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला, वहाँ से जो देशांतर गुजरेगी उससे हम क्या करेंगे, उस देशांतर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू करेंगे। मान लो ये प्रमुख यामोत्तर माना गया जो ग्रीनविच में स्थित है। अब तय कर लिया, यहाँ से इधर वाले समय को हम पूर्व कहेंगे और यहाँ से इधर वाले समय को पश्चिम कहेंगे। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहा जाता है। और जो यामोत्तर जो मानी गई इसको हम क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है और इसको जो अंश दिया गया है वो 0 डिग्री है। इससे हम देखेंगे यहाँ से पूर्व की तरफ 180 डिग्री और पश्चिम की तरफ 180 डिग्री की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर के भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। ये वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये वाला हो गया पश्चिमी गोलार्ध।
इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए हम प अक्षर का प्रयोग करते हैं और पश्चिम के लिए प अक्षर का प्रयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा है। अब आप यहाँ से देखेंगे ये जीरो इधर की तरफ जब हम चलेंगे 180 अंश और इधर की तरफ चलेंगे 180 अंश, तो वो 180 अंश वाली इधर वाली जो रेखा रहेगी वो एक ही रेखा होती है, देशांतर रेखा। अब आप हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी और देशांतर रेखाएं पढ़ी। अब हम ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को एक साथ खींच देंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी। अगर किसी भी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर किसी भी स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। मान लो ये 20 डिग्री अक्षांश है रेखा है और ये वाली है जो है 10 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इस हमें अक्षांश पता है और देशांतर भी पता है, तो इस स्थान की अब हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन को निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी जो है 26 डिग्री उत्तरी दिशा में है तथा 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो उस बिंदु को देखा जाए जहां ये दोनों रेखाएं काटती हैं तो वह स्थान धुबरी को दर्शाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थान की लोकेशन को निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए आप एक सादा कागज लीजिए और उस पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाइए। जिस तरह से इस पर ये क्षैतिज रेखाएं बनी हुई हैं और ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनी हैं। इन ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को क्या कर दीजिए, नाम दे दीजिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को 1 2 3 4 5 करके नाम दे दीजिए और जो क्षैतिज रेखाएं उनको का ख ग घ करके नाम दे दीजिए। अब देखिए ये रेखाएं जहाँ जहाँ पर आपस में काटती हैं वहाँ पर आप अन्य नाम से दे दीजिए, जैसे अन्य नाम से इनको क्या कर दीजिए, व्यक्त कर दीजिए। और ये छोटे छोटे वृत्त यहाँ पर बना दीजिए इस तरह के। तो ये वृत्त उस स्थान को दर्शाएंगे जो हमें ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं, उस स्थान को व्यक्त। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये नए नाम उस नई लोकेशन नए स्थान को दर्शाएंगे जो इन दोनों रेखाओं के काटने पर बनते हैं। अब देखिए देशांतर और समय क्या होता है। समय को मापने की सबसे अच्छी साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। आज से पहले जब इतने ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, समय का मापन करने के लिए इसी तरह के साधनों का प्रयोग करते थे। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता था, जो दोपहर के समय सबसे छोटी और जब सूर्य उगता था और जब सूर्य छिपता था उस समय सबसे ज़्यादा होती थी। लोग जब देख लेते थे कि दिन के समय में जब परछाई सबसे ज़्यादा छोटी हो गई तो कहते थे अब दोपहर का समय हो गया। ग्रीनविच स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होता है, दोपहर होता है। तो देशांतर ये है और इस यामोत्तर पर सूरज यहाँ कहीं भी है तो इस यामोत्तर पर पड़ने वाले सारे देशों में क्या होगा, दोपहर होगा। अगर ग्रीनविच पर दोपहर है तो इस यामोत्तर पर जितने भी देश पड़ेंगे उस सभी पर क्या होगा, वहाँ पर दोपहर होगा। तो ये आप लंदन का वेधशाला जो है वहाँ जहाँ से गुजरने वाली जो अक्षांश को देशांतर को 0 डिग्री माना गया, प्रमुख यामोत्तर माना गया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे स्थान पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो ग्रीनविच से पश्चिम की दिशा में है उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्न विधि से की जा सकती है। हमारी जो पृथ्वी है क्या करती है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री का एक चक्कर लगा लेती है। क्योंकि ये हमारी पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमेगी तो क्या है, एक पूरा चक्कर लगा लेगी, यानी एक सर्कल में घूम जाएगी। तो कितने डिग्री कोण घूम जाएगी, यानी कि वो एक 360 डिग्री का कोण घूम जाएगी। अब हम इस 24 घंटे में से 1 घंटे को निकालें तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री का एक कोण बनाएगी और 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने के लिए क्या करती है, 4 मिनट का समय लेती है। मान लीजिए ये देशांतर है और ये वाला देशांतर है, तो इस वाले देशांतर से इस वाले देशांतर
तक हमारी पृथ्वी को पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 4 मिनट का समय लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच यहाँ से इधर वाले को हमने क्या किया, पूर्वी देशांतर माना है, और यहाँ से इधर वाले को पश्चिमी देशांतर माना है। यहाँ से ग्रीनविच रेखा, यहाँ से इधर का समय क्या होगा, आगे का समय होगा, और यहाँ से इधर का जो समय होगा वो क्या होगा, पीछे का समय होगा। चलिए, इस प्रकार जब हम देखेंगे कि ग्रीनविच पर हमारी ये ग्रीनविच रेखा है, तो यहाँ पर दोपहर का समय है और यहाँ पर 12 बज रहे हैं। तो इससे इधर की तरफ देखें, यानी कि 15 डिग्री आगे अगर देखें तो 15 डिग्री में क्या होता है, 15 और 1 डिग्री बढ़ने में 4 मिनट का समय लेता है। तो कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 1 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शाम के 1 बज रहा होगा, दोपहर के बाद का जो समय होता है। इसी तरह से इस रेखा से इधर की तरफ हम देखें तो यहाँ पर 1 घंटा पीछे की तरफ जाएं, यानी 15 डिग्री पीछे की तरफ जाएं, तो यहाँ पर जो समय हो रहा होगा वो 12 बजे से 1 घंटा पीछे वाला समय हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तो 11 बज रहे। इस प्रकार घड़ी द्वारा दर्शाया गया जो समय होता है वो स्थानीय समय होता है, जिस समय भी जिस जगह पर सूर्य आकाश में होता है, और उस समय जो समय दर्शाया जाता है घड़ियों के द्वारा, तो वो वहाँ का स्थानीय समय होता है। अब हम देखेंगे कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में भी अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी बनाना कठिन होगा। भारत में द्वारका जो गुजरात में है तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का समय। मान लीजिए ये हमारा गुजरात है और यहाँ के समय और यहाँ के समय में क्या है, 1.5 घंटे का, 1.25-2 घंटे का फ़र्क है। कोई रेलगाड़ी यहाँ से चलती है यहाँ तक चलेगी तो क्या होगा, उसके लिए टाइम टेबल भी बनाना कठिन होगा, क्योंकि यहाँ बज रहे हैं 7 तो यहाँ बजेंगे 9। तो इस तरह से क्या होगा, एक ही देश के अंदर बहुत से कार्यों को करने के लिए परेशानी आ जाएगी। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यामोत्तर को हम क्या कर सकते हैं, देश का स्थानीय मान सकते हैं। इस तरह से भारत में जो 82.5 डिग्री से जो रेखा गुजरती है उसको भारत का मानक समय माना गया है। इस तरह से पूरे भारत में एक ही समय होता है और इसको हम कहते हैं भारतीय मानक समय। इसके साथ देखें तो कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार है काफ़ी बड़ा होता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि रूस का जो देशांतरीय विस्तार है काफ़ी ज़्यादा है और उसने अपने यहाँ पर क्या किया है, 11 मानक समयों को अपनाया है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर वाले क्षेत्र को घेरता है। 1 घंटा क्या करता है, जो पृथ्वी पर जितने देशांतर हैं वो 15 देशांतरों को 1 घंटा घेरता है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, मानक समयों को माना जाता है। जिस तरह से पूरे विश्व के लिए मानक समय के लिए जो यामोत्तर रेखा है वो मानी गई है ग्रीनविच, इसी प्रकार से भारत में जो मानक रेखा है उसको माना गया है जो 82.5 डिग्री पर से होकर गुजरती है, उसको भारत का मानक समय के लिए मानक यामोत्तर माना गया है। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में ये पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है। इसकी अगली क्लास में हम इस पार्ट के MCQ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू, धन्यवाद।